should just start the recording also. Okay, fine. So differential calculus. हाँ, so right now मेरे पास दो कर्व्स हैं, कर्व 1 और कर्व 2. अब मैं एक्स वाई प्लेन पे कोई भी एक अपने मन से पॉइंट ले लेता हूं. मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का रेट ऑफ चेंज कंपेयर करना है. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एक कोई पॉइंट है संसार में भाई, ये वाला पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट. एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन सी एंटिटी है, कौन सा कर्व है जो ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, जो ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट से एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा. ठीक है, अच्छा, जब मैंने लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कौन सा फंक्शन ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा भाई, y की वैल्यू, छोटा सा चेंज इन x में y की वैल्यू किस वाले कर्व के लिए ज्यादा जल्दी इंक्रीज कर जा रही है. ठीक है, कितना जल्दी चेंज हो जा रहा है y का, कितना ज्यादा चेंज हो जा रहा है y का, बहुत छोटी सी वैल्यू ऑफ x के लिए. ठीक है, तो क्या लगता है हमें, क्या लगता है बेटा, किस वाले केस में ज्यादा जल्दी चेंज हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x? सर C1 में, C1 में हो जाएगा. ठीक है, देखो तो सभी इस वाली चीज को क्लियर कर लो. ऐसा मैं बोल रहा हूं कि जब x नॉट से मैं थोड़ा सा आगे गया, कितना आगे गया भाई, बिल्कुल छोटू सा डिस्टेंस आगे गया, बिल्कुल छोटू सा डिस्टेंस आगे गया. मैं मान लेता हूं कि अब मैं पॉइंट पे पहुंच गया हूं, x1 पॉइंट पे पहुंच गया हूं. ठीक है, x नॉट से छोटू सा डिस्टेंस आगे गया, मैं x1 पॉइंट पे पहुंच गया. अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दोनों में से, दोनों कर्व्स को कंपेयर करो और कौन सी कर्व में y एक्सिस पे ज्यादा चेंज आ जा रहा है, कौन सी कर्व पे y एक्सिस पे ज्यादा चेंज आ जा रहा है. तो आप बोलोगे सर C2 पे तो इतना छोटू सा चेंज आ रहा है, C2 पे इतना चेंज आया, लेकिन C1 पे इतना चेंज आ गया, C1 पे इतना चेंज आ गया. तो कौन सी कर्व के लिए y की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर गई भाई, सभी बोलो तो कौन सी वैल्यू के लिए, सॉरी कौन से कर्व के लिए y की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज कर गई, C1 के लिए. सभी को दिख रहा है, चश्मा लगा के आयो ना भाई, सभी को दिख रहा है ना. ठीक है, चलो. अच्छा, अब आपको पता है कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है भाई, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x को हम स्लोप बोलते थे. नया नाम सीखा था ना भाई इसी चीज के लिए भाई, कि ये वाला अभी, ये वाला इतना y चेंज हो गया, पहले इतू सा y चेंज हो रहा था दूसरे वाले कर्व के लिए. तो मैं बोलूंगा कि जो स्लोप है मेरी लाइन का, जो स्लोप है, देखो तो ये वाली चीज बनेगी मेरी चेंज इन y, ये वाली भी चीज बनेगी मेरी चेंज इन y. ठीक है, ये चेंज इन y फॉर कर्व C2 है, ये चेंज इन y फॉर कर्व C1 है, और चेंज इन x तो दोनों के लिए सेम है, x1 माइनस एक्स नॉट. ये वाली चीज अगर मेरी डेल्टा x बन रही है, तो चेंज इन x दोनों कर्व के लिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है ना भाई, बोलो तो बेटा. यस सर, बिल्कुल सेम है. ठीक है, यस सर. तो देखो डेल्टा y फॉर C1 अपॉन डेल्टा x, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि डेल्टा y बड़ा है इसलिए ये वाली चीज हमेशा बड़ी हो जाएगी. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज नहीं, इन दिस केस दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा y फॉर C2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y फॉर C2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. ठीक है भाई, अब सुज्ञान बताएगा बेटा, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है, ऐसा ट्राइंगल बना करके डेल्टा लिखा हुआ है, सभी को पता है ना भाई, इसको डेल्टा बोलते हैं. ये कंसिडरेबल चेंज होता है, ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज नहीं है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज नहीं है, इसको डेल्टा बोलते हैं. सभी ने लगा लिया ना, ओके फाइन. ठीक है, चलो, ओके, डेल्टा y C1 अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y C2 अपॉन डेल्टा x. अब मैं ऐसा बोल रहा हूं सुज्ञान कि इस वाली चीज को मैं बहुत छोटे चेंज में कन्वर्ट करना चाहता हूं. ठीक है, तो अभी के केस में क्या हो रहा था, यहां पर एक लाइन बन रही थी, यहां पर एक सीकेंट बन रहा था. अगर मैं बहुत छोटा चेंज देखना चाहूं तो ये वाली चीज में जो डेल्टा है वो किस टर्म्स में चेंज हो जाएगा बेटा, कैसा चेंज हो जाएगा, dy ऑफ C1, dy ऑफ C1 अपॉन dx और dy ऑफ C2 अपॉन dx. ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला स्टेप. जब कंसिडरेबल चेंज था तो इस वाले केस में क्या बन रहा था भाई, सीकेंट बन रहा था, सीकेंट बन रहा था. सीकेंट मतलब जो किसी कर्व को दो पॉइंट्स पे, ऐसे कर्व है
उसको 2 पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो उस कर्व का सीकेंट हो जाती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही मैंने चेंज को बहुत छोटा कर दिया, चेंज को बहुत छोटा कर दिया, तो वाई में भी चेंज बहुत छोटा हो गया, तो ये दोनों अब कैसा बिहेव करने लग जाएंगे भाई, टेंजेंट जैसा बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, dy अपॉन dx कौन से पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं, जब चेंज बहुत छोटा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि x1 कहां उठ के आ गया भाई, x0 पे पहुंच गया है। चेंज बहुत छोटा है तो देखो तो पहले x0 पहले x0 और x1 के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला बेटा, x0 और x1 पास आते गए, x0 और x1 पास आते गए, और एक केस में ऐसा हो गया कि x0 और x1 एक दूसरे से कॉन्साइड कर गए। इसका मतलब चेंज बहुत छोटा हो गया, चेंज बहुत छोटा हो गया तो लिमिटिंग केस होता है, एक सीकेंट एक टेंजेंट बन जाता है। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, अब मुझसे कोई पूछे कि कौन सी कर्व x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, कौन सी कर्व C1 और C2 में x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे किसका इंक्रीज ज्यादा था, जिसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा था, तो क्या बोलूंगा मैं, कौन सी कर्व ज्यादा तेज चेंज कर रही थी, अपनी y की वैल्यूज, कौन सी कर्व की y की वैल्यूज सबसे फास्टर रेट से चेंज हो रही है, C1 और C2 में। C1 C1 के लिए क्लियर है सभी? C1 हाँ क्लियर है सभी को, C1 के लिए फास्टर रेट से चेंज हो रही है। तो क्यों C1 के लिए फास्टर रेट से चेंज हो रही है, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे बेटा आप? C1 के लिए फास्टर रेट से इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं नीचे वाली चीज को, क्योंकि एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, पहले वाले का जो स्लोप है, स्लोप एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, हाँ ओके, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, स्लोप जो है C1 का वो ज्यादा बड़ा है, स्लोप एट C2। किसके स्लोप की बात हो रही है, जब एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो स्लोप किसका होगा, सीकेंट का या टेंजेंट का बेटा? जब किसी एक पॉइंट की बात होगी तो लाइन जो बनेगी वो लाइन एक सीकेंट होगी या टेंजेंट होगी? टेंजेंट। टेंजेंट। क्लियर है सभी को, टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x is equals to x naught for curve C1 will be greater than slope of tangent at x is equals to x naught for curve C2। किसी को कोई भी डाउट है पूछो, इस स्टेप में कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई परेशानी किसी को हो रही है क्या? ओके, सभी को क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है भाई? समझ में आ गया बेटा? यस सर। आयुष समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। यस अब सर। देखो, अपने मॉड्यूल के लेवल 3 में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मॉड्यूल का लेवल 3 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम शुरू करेंगे जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। ठीक है, उसके पहले मॉड्यूल में और किसी क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में जो होमवर्क दिया था, अगर होमवर्क में डाउट होगा तो हम वो क्वेश्चन क्लास के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी से टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। सो देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच फंक्शन विल इंक्रीज द फास्टेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सभी को चमक गया क्या भाई? x इज इक्वल टू 0 पर ये सारे के सारे कर्व्स का dy अपॉन dx निकाल लेंगे, जिसका dy अपॉन dx x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम होगा, हम बोलेंगे कि वो सबसे फास्टेस्ट रेट से इंक्रीज कर रही है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? Yes, sir. फिर से एक बार ऊपर देख लो भाई, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मैंने निकाला दोनों कर्व्स के लिए, मुझे पता चला कि जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाल रहे हैं, जब सीकेंड की बात कर रहे हैं, तो कर्व 1 के लिए y का चेंज ज्यादा तेजी से हो रहा है एज कंपेयर टू कर्व 2, तो मैं इनफाइनेटिसिमल चेंज के लिए भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया मैंने, बिल्कुल सेम कर्व्स बिहेव कर रही हैं, तो dy अपॉन dx फॉर कर्व C1 बराबर हो गया dy अपॉन dx फॉर कर्व C2, और उस केस में पॉइंट्स इतने पास आ गए कि वो एक टेंजेंट बन गया। तो जिस पॉइंट पे पास आ गए थे वो पॉइंट मैंने मान लिया कि वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जा रहा है,
तो मैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे ऐसा बोलूंगा कि स्लोप एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट फॉर टेंजेंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व C1 एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व एट पॉइंट x नॉट फॉर कर्व C2। अच्छा, एक और चीज बेटा, जब स्लोप की बात होती है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो टेंजेंट बनने वाला है उसका जो थीटा है, उसका जो थीटा है θ1, वो वाला θ1 भी बड़ा होगा θ2 से? ऐसा बोलते हैं क्या? यस सर। तो दिखा यस देता सर। हूं, दिखा देता हूं, कोई शक हो रहा होगा आपको। देखो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे कर्व C2 के ऊपर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, और एंगल हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उस एंगल को ले लेंगे θ2। बिल्कुल सेम चीज C1 के लिए भी की, तो ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस वाले टेंजेंट का जो स्लोप है वो ऑफ कोर्स θ1 की वैल्यू θ2 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, θ1 की वैल्यू θ2 से बड़ी है। तो क्लियर है भाई, जो ज्यादा तेज इंक्रीज करेगा, अगर मैंने आपको केवल ग्राफ दे दिया तब भी आप देख के बता सकते हो, जिसके लिए थीटा की वैल्यू बढ़ी उसके लिए, जिसके लिए थीटा की वैल्यू बढ़ी उसके लिए स्लोप बढ़ा, वो ज्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज कर रहा है। सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। चलो, थोड़ी थोड़ी चीज पढ़नी है आज, क्योंकि अब ये प्लीज बंद कर लो। ओके, which function will increase the किसी का Your voice is echoing. my voice is not echoing, someone has switched on his or her this okay, which function will increase the fastest at x is equals to 0? ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा किसी फंक्शन के लिए तो मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फंक्शन का स्लोप निकालना पड़ेगा। किस पॉइंट पे भाई? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पर कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर है y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका डेरिवेटिव, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसा दिखेगा भाई? dy अपॉन 4 माइनस 4x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। जब आरएचएस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो तो 4x का डेरिवेटिव, 4 की इज्जत तो करेंगे नहीं, dx अपॉन dx निकाल लेंगे, ये वाले x का डेरिवेटिव निकाल लिया, माइनस 2 की इज्जत नहीं करेंगे भाई, तो निकाला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है क्या भाई? ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं है? x को डिफरेंशिएट किया, 4 की इज्जत नहीं की, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2 की इज्जत नहीं की, तो ये आ गया 4 माइनस 4x 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x। ठीक है, लेकिन चलो पहले सभी के डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, फिर एक साथ x इज इक्वल टू 0 पे इनके डेरिवेटिव्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली कर्व को मैंने मान लिया C1 के लिए निकाल लिया मैंने, अब C2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस 4। ठीक है, तो C2 के लिए dy अपॉन dx हो जाएगा, जब y है, पहले y लिख लेते हैं, y है e रेज टू द पावर x माइनस 4। ठीक है, ठीक है अक्षता बेटा, y है e रेज टू द पावर x माइनस 4। अच्छा भाई, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई इसका डेरिवेटिव बता दो, तो बोलो तो अक्षता कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? e रेज टू द पावर x माइनस 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4। ठीक है, बोलो तो बेटा अथर कितना आ जाएगा e रेज टू द पावर x? इसका डेरिवेटिव यही हो जाता है, तो e रेज टू द पावर x ही रह जाएगा, और 4 का डेरिवेटिव, 4 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बचा क्या संसार में भाई? e रेज टू द पावर x। e रेज टू x। ठीक है, अवधूत बताएगा अब तीसरे वाले का, लेकिन जब पूछूंगा तभी बताएगा। ठीक है, अभी मुझे लिख लेने दो। ठीक है अवधूत, हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, 3x स्क्वायर। ओके, कर्व 3 के लिए y है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 प्लस 2x माइनस 7। ठीक है,
फिर से संसार क्या चाहता है भाई हमसे, इसका डेरिवेटिव निकाल लें, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो 3 की इज्जत नहीं करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, प्लस 2 की इज्जत नहीं करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स निकालेंगे, -7 की इज्जत कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7, यानी कि एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बताया था 0 होता है। हाँ तो बोलो तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव 2 into 1। हाँ ठीक है, तो यहां से मुझे मिला 6x प्लस 2। ठीक है, चल हो गया, ये वाली चीज भी। निश्चित बताएगा फोर्थ वाली कर्व का डेरिवेटिव। निश्चित देखो बेटा, फोर्थ वाली कर्व क्या है, 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके, तो अभी y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x है, और अगर मैं इसके लिए dy अपॉन dx निकालूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, फिर से 5 की इज्जत नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ x। 5 को ऐसे ही रखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा निश्चित, साइन x का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ x हो जाएगा भाई, साइन x का डेरिवेटिव कोसाइन x हो जाएगा। अच्छा भाई, अब ऐसा बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कर्व x इज इक्वल टू 0 पे सबसे तेज इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज द फास्टेस्ट। सेम कहानी भाई, स्लोप निकालो x इज इक्वल टू x नॉट पे। यहां पर स्लोप कहां निकालेंगे ऋषिकेश बेटा, यहां पर स्लोप निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे स्लोप। ठीक है, तो चलो स्लोप निकालते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। तो पहले वाले का स्लोप x इज इक्वल टू 0 पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, दूसरे वाले केस में मैं बेटा x इज इक्वल टू 0 पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, बिल्कुल सही। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर c3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्लियर है ना भाई सभी को, डेरिवेटिव क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज जो बात हो रही है, फास्टेस्ट इंक्रीज की बात हो रही है, वो डेरिवेटिव से ही पता चलता है। अच्छा भाई, लास्ट वाला तो दीक्षा बताएगी भाई। कॉस ऑफ 0 कितना होता है दीक्षा, ये हो गया कॉस ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, कॉस 0 की वैल्यू 0 नहीं होती है, 1 होती है। यहां पर बचेगा 5, कॉस ऑफ 0 इज 1। ठीक है, तो यहां बचा 5। अब देखो तो संसार में इन सब में सबसे बड़ा कौन है भाई, सबसे बड़ा कौन है, 5 है। ठीक है, तो कौन से कर्व के लिए सबसे फास्टेस्ट इंक्रीज होगा भाई, डी वाले के लिए। क्लियर है सभी को, यस सर, डाउट, यस सर, नो सर। ओके ओके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई नहीं बेटा, ये जो कॉस ऑफ एक्स रखते हैं ना, शायद अभिनव सर ने आपको बता दिया है, रेडियन और डिग्री के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया होगा सर ने, नहीं बताया? सर ने बताया ना रेडियन और डिग्री के बीच में डिफरेंस। ओके, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, जैसे मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया साइन ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि ये वाला एक्स क्या है, मेरा एंगल डिनोट कर रहा है। अब क्या किसी को पता है ये जो एंगल है, ये एंगल इन डिग्रीज होता है या एंगल इन रेडियंस होता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तब? डिग्री सर। ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है इन रेडियंस। रेडियंस, अगर सर ने आपको बता दिया है रेडियन क्या होता है, तो ये एंगल होता है एंगल इन रेडियंस। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। तो क्या सभी को पता है डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन? यस सर, यस मालूम है सर, सर ने सिखाया है, सर ने सिखाया है। हाँ, पर आपकी आवाज जैसा आपका रिस्पॉन्स है, इससे मुझे नहीं लग रहा है कि आपको आता है। ओके, सो अभी के लिए चलो यहीं पर सिखा देता हूं। अगर मुझे कोई बोले कि अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x इन डिग्रीज, वैसे तो ये x इन रेडियन होता है, अगर x इन डिग्रीज लिखा हुआ है तो इसके लिए, चलो इसके लिए मुझे एक्चुअली यूज करना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल मैंने अभी बताया नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है इसी एक्सरसाइज का। वो वाला क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, बट फिर भी वो वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। ओके,
सो लास्ट वाला क्वेश्चन देख के भी बता सकते हो, देख के भी बता सकते हो। बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बिटवीन y एंड x will the instantaneous rate of change always equals to the average rate of change? Instantaneous rate of change is always equals to average rate of change. ऐसा कौन से फंक्शन में होता है? ठीक है, तो ये वाली चीज हो कब सकती है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज के हमेशा बराबर कब हो जाएगा? जब लाइन स्ट्रेट रहेगी, जब लाइन स्ट्रेट लाइन रहेगी। बिल्कुल सही। देखो तो सोचो तो भाई, ऐसा कुछ है, कोई भी दुनिया की कर्व ले लो, ऐसे कोई कर्व ले लो। अब ऐसा बोल रहा है कि अब जो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आ रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब मैं दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं किसी कर्व के लिए, तो क्या मुझे मिलता है? ये वाली चीज होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अच्छा भाई, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, अब क्वेश्चन मुझे ऐसा बोल रहा है कि कब होगा कि ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है हमेशा सेम हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के, हमेशा सेम हो। अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं इस कर्व पे, इस कर्व पे आके अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, ऐसा यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तब भी बराबर हैं ये दोनों, यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तब भी इक्वल हैं, यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तब भी इक्वल है। ठीक है, ये सारे के सारे टेंजेंट्स का जो स्लोप आ रहा है वो इस एक्चुअल वाली लाइन के स्लोप के बराबर हो जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है? ये सारे के सारे टेंजेंट्स का स्लोप इस एक्चुअल वाली लाइन के स्लोप के बराबर तभी हो जाएगा। देखो, अनलेस आप कोई कर्व बना रहे हो, जब आप कोई कर्व बना रहे हो तो हमेशा स्लोप्स डिफर करेंगे भाई। कभी स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा, कभी स्लोप कुछ ऐसा आ जाएगा। लेकिन जब आप एक स्ट्रेट लाइन ले लोगे, स्ट्रेट लाइन ले लोगे तो उसके ऊपर दो पॉइंट्स लोगे, तो ये वाला जो स्लोप होगा वो इसके बीच में किसी भी एक पॉइंट पर आप स्लोप ड्रॉ करोगे उसके बराबर ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्लियर ना भाई? अभी किस किस को नहीं हुआ? डेरिवेटिव कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ बेटा, डेरिवेटिव कांस्टेंट रहेगा ना फंक्शन हाँ, का? किसका? जिस फंक्शन का स्लोप हम निकालेंगे, अगर वो इक्वल है स्लोप और एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट रहेगा ना, एक कांस्टेंट नंबर। हाँ, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज को ग्राफिकली समझा रहा हूं, यहां पर दिख रहा है आपको कि कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, उस वाली चीज को एक बार ग्राफिकली देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि मैं अभी भी मैंने लॉग ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का भी कुछ हद तक ग्राफ नहीं बताया। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ शायद पता हो लोगों को, लेकिन बाकी सारे ग्राफ्स नहीं पता है। इसलिए एक बार थोड़ा सा मैं ग्राफिकली समझा रहा हूं कि भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बराबर कब हो जाते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बराबर तब हो जाते हैं जब ऐसे मुझे कोई कर्व दे दी गई हो, ऐसे मेरे पास कोई कर्व हो और वो ऐसा बोल रहा है कि इस कर्व के ऊपर मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं और एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल दे रहा हूं। एवरेज का मतलब इस वाली लाइन जो अभी सीकेंट है मेरे कर्व पे, इस वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, अब वो ऐसा बोल रहा है कि ये वाला जो एंगल थीटा है ये हमेशा सेम है। इस वाले कर्व पे मैं किसी भी एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है भाई? एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलता है या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आप कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो इसका जो स्लोप आ रहा है, स्लोप का मतलब ये एंगल थीटा आ रहा है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। ऐसी चीज कब होगी? जब भी आप कोई कर्व लोगे हमेशा ये इक्वल नहीं होगा। एक किसी पॉइंट पे इक्वल आ जाएगा लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होगा। तो उसके लिए इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाली चीज को, इस वाले लाइन सेगमेंट पे ही अगर ये लाई कर जाए, तो यहां पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो उस वाली लाइन का, उस वाले टेंजेंट का जो स्लोप है वो मेरे एक्चुअल कर्व के स्लोप के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? यस सर। को भाई ग्राफिकली समझ में आया? यस क्योंकि सर। मैं साइन एक्स का ग्राफ नहीं बता सकता अभी के लिए, क्योंकि मैं लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बना सकता, इसलिए केवल एक जनरल कर्व के लिए हमने सीख लिया ये चीज। क्लियर है भाई? केवल एक जनरल कर्व के लिए। ठीक है, और आपको मैंने ये बता दिया कि स्ट्रेट लाइन
जो होती है स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो y इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं बताया था मैंने शायद ये बताया था कि लीनियर ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन का होता है, और लीनियर ग्राफ में x और y के रेस्पेक्टिव पावर्स क्या होते हैं भाई? 1 हो जाते हैं। लीनियर ग्राफ में x और y के रेस्पेक्टिव पावर्स 1 हो जाते हैं। तो इन चारों के चारों ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ लीनियर ग्राफ है? बी वाला ग्राफ लीनियर ग्राफ है। ये वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, इसलिए इस वाली लाइन के लिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? अच्छे से समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ठीक है चलो तो अभी के लिए इसको ग्राफिकली ही समझे हम, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट थिंग इज हम पढ़ रहे थे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, पढ़ रहे थे ना भाई? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया था ना? यस सर। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? ओके, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चल, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने ऐसा बताया था भाई कि कहां से आता है मेरा दोस्त भाई? कौन सी गैलेक्सी से आया था भाई? सिल्की वे से आया था, ठीक है? सिल्की वे से आया था। कहां आया था भाई? मिल्की वे आया था, ठीक है? मिल्की वे आया था, लेकिन उसको तो पहुंचना है कहां? उसको तो पहुंचना है बेलगाम। तो फिर वो मिल्की वे से कहां गया भाई? सोलर सिस्टम गया, सोलर सिस्टम गया। फिर सोलर सिस्टम से कहां गया वो भाई? सोलर सिस्टम से किधर गया? अर्थ पे आया। अर्थ से किधर आया भाई? इंडिया में आया, कैपिटल में इंडिया में आया। फिर कर्नाटका में आया, फिर बेलगाम में आया, ठीक है? मान लेते हैं अभी बेलगाम तक पहुंच गया। ओके, सो बिल्कुल सेम चीज हो रही है, बिल्कुल सेम चीज हो रही है। अगर मैं अपना फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा बड़ा फंक्शन ले लेते हैं समझने के लिए, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? ऐसा साइन के अंदर लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स के अंदर में एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिया। क्लियर है सभी को? ये फंक्शन कौन कौन से 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं ये बताओ तो पहले। यहां पर कौन कौन से 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई? अनीशा, कौन कौन से 3 फंक्शंस इन्वॉल्व है बेटा यहां पर? साइन, लॉग एंड एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स शायद से, और एक लॉग ऑफ एक्स, और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वाली चीज है, ये वाली चीज बनने वाली है भाई मेरी मिल्की वे। पहले उसको मिल्की वे पे आना पड़ेगा, फिर उसको सोलर सिस्टम में जाना पड़ेगा, फिर उसको अर्थ तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? और एक फंक्शन इन्वॉल्व है, लास्ट क्लास में बहुत क्रिटिकली बताया था, हाँ वो वाला फंक्शन है खुद एक्स। मुझे जहां तक पहुंचना है वो वाली चीज है एक्स, मुझे लास्ट में एक्स तक पहुंचना है। गड़बड़ कहां हो जाएगा मैं बताऊंगा अभी के लिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक्स तक पहुंचना है, एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है, तब काम चल जा रहा है, आपको जरूर ऐसा लगेगा, ठीक है? लेकिन मेरा मोटिव है एक्स तक पहुंचने का भाई। मेरा दोस्त जब तक मेरे पास नहीं आएगा काम नहीं बनेगा, ठीक है? ओके, सो इनके डेरिवेटिव्स, अगर किसी ने मुझे बोला कि भाई y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा टर्म गिवन है, तो फिर इसका डेरिवेटिव बताओ। तो इसका डेरिवेटिव मैं लिखूंगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। सबसे पहले कहां पहुंचना है भाई? सबसे पहले साइन ऑफ समथिंग में पहुंचना है। अंदर में क्या है मुझे नहीं पता, सबसे पहले साइन ऑफ, अंदर वाली चीज भूल जाओ। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? साइन, उसके अंदर जो भी है उसको भूल जाओ, पहले साइन को देखो, साइन तक पहुंच गए। फिर जब भी मैं चेन रूल यूज करता हूं तो चेन बनी रहती है, चेन टूटती नहीं है। चेन बनाने के लिए मैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन करता हूं। फिर से मेरी बात सुनना, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सारी की सारी चीज 12th के सिलेबस में है, जिसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना सीखते हैं इसको, ठीक है? तो अभी के लिए ये सारे के सारे फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, ये सारे का सारा शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही हैं, और ये थ्रू आउट फर्स्ट ईयर आप यूज करोगे। फर्स्ट ईयर आप जो भी बोलते हो आप इसको पीयूसी 1 में यूज करोगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो, ओके? ठीक है, तो चलो साइन ऑफ समथिंग तक पहुंच गए। इसके बाद कौन आएगा? साइन को भूल जाओ, साइन तक पहुंच गए हैं,
कहाँ पहुंच गए भाई? मिल्की वे में पहुंच गए। Log मिल्की वे में पहुंच गए, उसके बाद कहाँ जाएंगे भाई? सोलर Log. सिस्टम। log x सोलर सिस्टम मेरा क्या है यहाँ पर? लॉग ऑफ, अंदर में क्या है मैं भूल जा रहा हूँ, अंदर में जो भी रहेगा वो सेम चीज आ जाएगी, ठीक है? तो मल्टीप्लीकेशन Yes, आया। चेन रूल क्या बोलता है कि चेन नहीं टूटनी चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन आ गया। ओके, इसके बाद दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय। आप देखो लॉग के अंदर भी चले गए, तो लॉग के अंदर के बाद किधर जाएंगे भाई? लॉग तक X पहुंच square. गए। X square. इसके बाद जाएंगे हम एक्स स्क्वायर तक, तो फिर मुझे निकालना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? और लास्ट Yes, में sir. मुझ तक पहुंचना है भाई, लास्ट में मुझ तक पहुंचना है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स X. निकालेंगे, X. ठीक है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई भाई? कोई ऐसा जिसको ये चीज नहीं समझ में आए? सभी को पकड़ में आया ना भाई? Yes, सभी को sir. समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. डिफरेंशिएट करते हैं, Yes, sir. डिफरेंशिएट करते हैं। चल, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ, अंदर में जो भी चीज है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव Cos. क्या होता है? कॉस होता है। Cos. तो इधर आ जाएगा कॉस। Cos है। अब अंदर में जो भी चीज लिखी हुई थी, एक्चुअली अंदर में क्या था भाई? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, जो अंदर में लिखा हुआ है सेम चीज रख ली, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय, अब लॉग के अंदर क्या था? लॉग के अंदर था एक्स स्क्वायर। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x. 1 1 upon upon x. x। तो यहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंदर में जो भी चीज लिखी हुई थी, ठीक है? तो अंदर में क्या लिखा हुआ था भाई? लॉग के अंदर X क्या square. लिखा हुआ था? एक्स स्क्वायर। तो 1 X अपॉन वो square. सेम एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ लॉग के अंदर आ गए। लॉग के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर है। X एक्स square. स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x. 2x. हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट टर्म है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक One. है? तो ऐसा आ जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ Sir. एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, सर सेकेंड टर्म में 1 upon x square क्यों आएगा सर? लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव। देखो बेटा, कोई बात नहीं, देखो तो मैंने क्या बोला, पहले वाली चीज, पहले वाले स्टेप में मैंने क्या किया था? साइन के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो वाली चीज यहां पर ले लो, साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, वो सेम चीज यहां पर आ गई, ठीक है? वैसे Yes. दूसरे वाले स्टेप में देखो तो लॉग के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ था भाई? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर यहां पर भी रहेगा, और वही वाली चीज 1 अपॉन में आ जाती है ना। लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स का 1 डेरिवेटिव क्या upon होता है? 1 अपॉन एक्स। तो जो भी कुछ यहां पर लिखा हुआ रहेगा वही वाली चीज यहां पर आ जाएगी। तो वहां पर लिखा था क्या? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किधर आ गया? नीचे आ गया। समझ में आया अवधूत? समझ में आया बेटा? यस सर. ओके, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके बाद बहुत मस्त चीज पढ़ेंगे हम, मिनिमा मैक्सिमा। ओके ओके, अब देखो आप ऐसा बोल रहे हो कि सर ये जो लास्ट वाला dx अपॉन dx है, ये वाली चीज बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि इसका काम क्या आ सकता है, ठीक है? तो मैं ले लेता हूं फंक्शन, एकदम सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ, कॉस के लिए तो नहीं बनेगा, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, या tan ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस ऑफ एक्स। एकदम सिंपल फंक्शन है, याद कर लो भाई tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, अभी से याद कर लो, जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, आंसर देना पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है, स्वामिनी बताएगी। स्वामिनी बेटा, Yes, sir. अगर मुझे किसी ने बोला कि dy अपॉन dx निकालो तो लिखेंगे कैसा? सबसे पहले इसको, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? Tan को sir. tan ऑफ, अंदर में जो चीज भी है उस चीज को भूल जाते हैं। Yes, sir. d अपॉन dx ऑफ tan ऑफ, अंदर वाले बक्से को अभी खोला नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय, अब बताओ अंदर में क्या है? D into so D upon dx into minus x. माइनस एक्स। d अपॉन dx इंटू बेटा नहीं है, वो d अपॉन dx ऑफ माइनस ऑफ एक्स, हाँ. ठीक है? d अपॉन dx Yes, ऑफ sir. माइनस ऑफ एक्स, ओके ठीक है स्वामिनी। सो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x क्या हो जाएगा? Secant square x. यहाँ पर तो x नहीं है। x square. सानिका यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर क्या है? माइनस Secant ऑफ square. एक्स। हाँ हाँ वो ठीक है, यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर क्या था? माइनस ऑफ एक्स था।
तो tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? secant square minus सीकेंड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, क्लियर है सभी को? क्योंकि यहां पर माइनस ऑफ एक्स Yes, था sir. इसलिए उसका डेरिवेटिव आ जा रहा है सीकेंड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अच्छा, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या आ जा रहा है? डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ वन आ जा रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात अलग है कि ये जो सीकेंड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स है ये क्या बन जाएगा? सीकेंड ऑफ माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बताया था ना भाई, दो तरीके से लिख सकते हैं भाई। ये वाले स्क्वायर को कुछ ऐसा लिख सकते हैं और माइनस ऑफ वन सामने आ जाएगा। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को भी लेकर के भी उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा भाई। माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ठीक है, ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि सीकेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस वाली चीज को अगर आपके किसी एग्जाम में आ जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि इसका फाइनल आंसर होगा माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। माइनस ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि सीकेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स होता है, सीकेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स होता है सीकेंट एक्स के बराबर ही। ठीक है, क्लियर हुई क्या ये चीज? यहां पर लिख लो Yes, sir. सीकेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज सीकेंट ऑफ एक्स। ये होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। अगर कहीं आ जाए तो फिर किसी दूसरे जगह पर देख लो, कहीं मेरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले फिजिक्स में देख लो आप, तो याद रखना भाई, सीकेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स हो जाता है सीकेंट ऑफ एक्स। और सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 upon cos. 1 1 upon cos. अपॉन कॉस। ठीक है, मतलब सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स भी कॉस एक्स के बराबर होता है। कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स भी कॉस एक्स के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? yes sir Yes. Yes, sir. ऋषिकेश बेटा, मैंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बताई थी। आप ये बताओ कि ये वाला जो x है, ये वाला जो x है, ये अभी डिग्रीज में है या रेडियंस में है? ऋषिकेश सर रेडियंस में ही रहेगा। हाँ, रेडियंस में रहेगा। कन्वर्जन आपको सर ने सिखा दिया है, डिफरेंशिएशन मैं सिखा दूंगा रेडियंस और डिग्रीज वाला। ओके, चल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस वाली चीज पर भाई कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है साइन ऑफ 2020 एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ 2020 एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, साइन ऑफ 2020 एक्स स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इस वाली चीज को ले लेते हैं y, इस वाली चीज को ले लेते हैं y। अच्छा, तो मैं निकालूंगा भाई, ये तो आपको पता है ना, y को RHS में लिखें चाहे LHS में लिखें, दोनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं। तो दिस इज सेम एज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2020 एक्स स्क्वायर। अच्छा, चलो एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे भाई। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, और साइन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाली चीज को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो फिर डेरिवेटिव आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन, बक्से को मैंने नहीं खोला भाई, अंदर में जो चीज है वो सेम चीज आएगी, मल्टीप्लाइड बाय, आप साइन के अंदर घुस जाओ, साइन के अंदर घुस जाएंगे क्या मिलेगा भाई? d अपॉन dx ऑफ, अंदर घुस गए तो क्या मिला? 2020 एक्स स्क्वायर, 2020 एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, 2020 एक्स स्क्वायर के बाद अब कितना अंदर जाना है? 2020 एक्स स्क्वायर के बाद 2020 कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया एक तरह से, एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया। तो अब अंदर कहां तक जाना है? केवल एक्स तक जाना है। फिर से समझो भाई, 2020 एक्स स्क्वायर जब मैं लिख रहा हूं तो ये 2020 कोई फंक्शन नहीं है, ये इस एक्स स्क्वायर की एंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है, ये केवल मल्टीप्लाई कर हो जा रहा है। और उस फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट, वो वाली चीज नहीं समझोगे अभी के लिए। ये 2020 फंक्शन का नेचर नहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि कोई दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। जो नेक्स्ट फंक्शन मुझे दिख रहा है वो है एक्स स्क्वायर। तो ये वाले नेक्स्ट फंक्शन को तो मैंने यहीं पर डिफरेंशिएट कर दिया है, एक्स स्क्वायर को यहीं डिफरेंशिएट कर दिया है, तो बचा जो नेक्स्ट फंक्शन वो हो जाएगा एक्स। क्लियर हुआ क्या सभी को? फिर से एक बार समझाऊं क्या? क्लियर हुआ या फिर से एक बार समझाऊं बेटा?
देखो इंटरेक्ट किया करो, नहीं इंटरेक्ट करना है तो बंद कर लो। सर ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा भाई? साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव cos of कोसाइन cos ऑफ 2020 x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2020 x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो 2020 की तो इज्जत करनी नहीं है, 2020 को एज इट इज लिख लिया। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। फिर x का डेरिवेटिव निकाला, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 40x और cos ऑफ 2020 x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई सभी Yes, को? sir. क्लियर है ना? Yes, sir. चलो अब देखते हैं कितनी फिजिक्स पढ़ ली है आपने, कितनी फिजिक्स पढ़ ली इतने दिनों में। अभी चेक हो जाएगा भाई। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास जो एंगल है वो एंगल डिग्री में हो गया है, साइन ऑफ x इन डिग्रीज। तो फिर से एक नोटेशन याद कर लो, जब ऐसा वाला चीज नहीं लिखा रहता है, ऐसी वाली चीज नहीं होगी, x के ऊपर में ये वाली चीज नहीं होगी, तो पक्का पक्का जो ऐसे 2 लिखा हुआ है, साइन ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन ऑफ एंगल इन रेडियंस ही गिवन है। अगर डिज लिखना है उसे तो ये छोटू सा ऐसा 0 बनाएगा ऊपर में, ठीक है, छोटू सा 0 बना रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ x इन डिग्रीज, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं साइन ऑफ x इन डिग्रीज का डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये x इन डिग्रीज को मैं रेडियंस में चेंज कर लूं। कोशिश करते हैं साइन ऑफ x इन डिग्रीज को रेडियंस में चेंज करने का। ओके, तो देखते हैं कोशिश कहां तक रंग लाती है भाई। चलो तो बोलो तो सर ने क्या बताया भाई, कितने डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन होता है भाई? 57 डिग्री। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड सब बता दिया क्या? सर और एल्स यू कैन मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ऐसा होता है 57 डिग्रीज 16 मिनट्स 22 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। बट इतना सर ने बता दिया, तो काफी ज्यादा बता दिया सर ने। ओके, तो मैं बोलूंगा कि भाई जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चक्कर मारना पड़ेगा। किसका चक्कर मारना पड़ेगा भाई? सर्कल का चक्कर मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा? देखो तो कैसे मारना पड़ेगा भाई। यहां पर बैठ जाओ, यहां पर मान लो मेरी एक्स एक्सिस है, और चक्कर कैसे मारे भाई? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से चक्कर मारेंगे, ठीक है। तो देखो तो यहां से यहां तक जब चक्कर मार लिया, थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, यहां से यहां तक जब चक्कर मार लिया तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्रीज। और जब पूरा चक्कर मार लेंगे तो 360 डिग्री। पूरा चक्कर मार लेंगे तो 360 डिग्रीज। अच्छा भाई, पूरा चक्कर मार लिया 360 डिग्रीज हो जा रहा है। अब जो डेफिनेशन होती है ना मेरे एंगल की, जो 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है, वो एक यूनिट सर्कल के लिए होती है। ये वाली चीज बताई थी क्या सर ने? यूनिट सर्कल के लिए होती है भाई। सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट का रखना चाहिए। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट का रखना चाहिए। बताया था सर ने? नो सर, नहीं बताया था? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पढ़ लेंगे। फिर से पढ़ेंगे कहां पर? ट्रिग्नोमेट्री में। अभी के लिए याद रखने की चीज क्या है भाई, जब आप 360 डिग्रीज कवर करते हो, जब आप 360 डिग्रीज कवर करते हो तो आप 2 पाई रेडियन कवर करते हो, ठीक है। 360 डिग्रीज कवर करते हो आप, तो आप कवर करते हो 2 पाई रेडियन। तो कभी कभी कुछ लोगों का मन करता है कि सर रेडियन को अकेला क्यों छोड़ें, रेडियन को भी हम एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, छोटू सा सी, ठीक है, छोटू सा सी। रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटू सा सी, डिग्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटू सा नॉट या ओ। क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है? 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस। तो सर ने पक्का बताया होगा कि भाई 180 डिग्रीज विल बी पाई रेडियंस। पाई रेडियंस। अब यहीं से आता है वो चीज जो आप बोल रहे हो ना, 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, वो वाली चीज यहीं से आती है भाई। आप यहां से क्या करे होगे, ये वाले को 1 रखा होगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 पाई कर दिया होगा। अब पाई की वैल्यू तो किसी को पता ही नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप अपने मन से 3.14 ले लोगे, फिर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3.14 किया होगा, और उससे वो 57 डिग्री समथिंग जो आता है वो आया होगा, ठीक है। मुझे तो यहां तक भी नहीं पहुंचना,
मैं तो एक स्टेप पीछे से ही काम चला लूंगा। देखो तो बेटा 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ये वाली चीज चमक गई ना भाई। 180 डिग्रीज इज Yes, इक्वल sir. टू पाई Yes, sir. रेडियंस। Yes, अच्छा, sir. बस यहां से बात बन जाएगी। देखो मुझे क्या चाहिए, x डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? 1 डिग्री विल बी by 180. पाई बाय 180 एंगल इन रेडियंस। तो x डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? x डिग्री विल बी इक्वल्स टू 6 x pi by Pi मल्टीप्लाइड x upon बाय 180 पाई अपॉन 180 इन रेडियन, ठीक रेडियन. है बेटा। Radians. सभी अपने इसको ऑफ कर लो। तो कुछ लोगों का ऑडियो से कुछ आवाजें आ रही हैं, एक बार ऑडियो ऑफ कर लो सभी। पूछूंगा तो आंसर देना चलेगा, ठीक है। ओके, सो x इन डिग्रीज इज x मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 इन रेडियंस। सिंपल है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा भाई, साइन के अंदर में अगर रेडियन लिख दिया तो भाई उसका डेरिवेटिव कोसाइन लिख सकते हैं। साइन के अंदर अगर रेडियन लिख दिया तो उसका डेरिवेटिव कोसाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इन डिग्रीज को x इन रेडियंस में मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 180। अब रेडियन में आ गया, अब रेडियंस में आ गया भाई। x डिग्रीज इज इतना रेडियन, रेडियन में बन गया तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, इसको ले लेते हैं y। चलो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ x पाई अपॉन 180। अब आप बोलोगे सर यहां पर जब साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाली चीज को थोड़े देर के लिए हम भूल जाएंगे। तो मैं ऐसा बोलूंगा बिल्कुल भूल जाओ, थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि अंदर में क्या है, केवल साइन के डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय, फिर अंदर आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ x पाई अपॉन 180, ठीक है। तो पहले वाला फंक्शन क्या था भाई, पेरेंट फंक्शन क्या था, साइन। उसके बाद अंदर आ गए तो ये वाली पूरी चीज मेरा दूसरा वाला फंक्शन बन गया। क्लियर है वेदांत? क्लियर है बेटा? अरे क्या वेदांत क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, चलो बोलो तो वेदांत, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन के अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? कॉस ऑफ x पाई अपॉन 180, सेम चीज आ जाएगा, कॉस ऑफ x पाई अपॉन 180। और डेरिवेटिव ऑफ x पाई अपॉन 180 क्या हो जाएगा? x तो एक वेरिएबल है, बाकी सारी चीज की इज्जत नहीं करेंगे, इस कांस्टेंट की इज्जत नहीं करनी है। कौन से कांस्टेंट की भाई? पाई बाय 180 अपॉन 180। इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर निकाल लिया भाई, पाई अपॉन 180 को बाहर निकाल लिया, क्योंकि खुद ही यहां x दिख गया है, तो मुझे इसके बाद x को डिफरेंशिएट नहीं करना है। इसी स्टेप में x को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका डेरिवेटिव लिख देंगे 1, ठीक है। x का डेरिवेटिव लिख दिया 1 पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 ऐसा, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां Yes, तक? आगे बढ़े? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, cos ऑफ x पाई अपॉन 180, देखो वो बोलेगा, क्वेश्चन बनाने वाले ने बोला भाई मैंने तो तुम्हें एंगल डिग्रीज में दिया था, तुमने यहां पर ये रेडियन में लिख दिया, वापस डिग्री में लिख लें क्या? वापस डिग्री में लिख लें, वापस डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो तो x पाई अपॉन 180 अभी भी x डिग्रीज है, तो इस वाली चीज को मैं वापस फिर से ऐसा लिख सकता हूं, cos ऑफ x डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, ठीक है। क्लियर है क्या भाई सभी को? बिल्कुल अच्छे से समझ Yes, में आ yes, रहा है sir. भाई? Yes, sir. कोई ऐसी चीज जो गड़बड़ हो रही है? यस सर। चलो ठीक है, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं भाई हम। क्या पढ़ने वाले हैं? मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी भी। सर चेन रूल नहीं समझ में आया, प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आया, या और क्वेश्चंस कर लें अभी? और एक दो क्वेश्चंस कर लें क्या चेन रूल के? ओके सर। चल यस सर। और एक Yes, क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अच्छे से Yes, समझ sir. में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अब मेरे पास टर्म है log ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, log ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ये मेरा y है, ठीक है। ओके, तो एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं इसको, एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने वो कहां से
सबसे पहले स्टेप में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेरा एलएचएस बन जाएगा dy अपॉन dx। बोलो बेटा आरएचएस में सबसे पहली चीज क्या दिख रही है? लॉग ऑफ log ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ लॉग के अंदर जो भी चीज है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद क्या दिखा? लॉग के बाद क्या दिखा भाई? tan दिखा। पहले दिखा मुझे लॉग, तो लॉग को रख लिया, बाकी चीजों को भूल गया। फिर मुझे दिख रहा है tan, फिर मुझे दिख रहा है tan, तो अब tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ यहां पर लिखेंगे tan, और tan के अंदर जो भी कुछ है उसको एज इट इज रख लेते हैं, tan के अंदर जो भी कुछ है उसको एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, tan के अंदर चले गए भाई, tan के अंदर क्या दिख रहा है? रूट x दिख रहा है, बिल्कुल सही, tan के अंदर रूट ऑफ x दिख रहा है। और उसके बाद जब रूट x के अंदर भी चले गए तो क्या दिख रहा है? dx अपॉन dx। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा भाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाए?